डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और किस टाइप के बिजनेस कंपनीज को किस टाइप के वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनमें सबसे पहले आता है प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस, these warehouses are owned and managed by manufacturer or trader. It is exclusively used to store their product. बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई बड़ी कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरर होते हैं, सप्लायर होते हैं, जिनका कि अच्छा खासा वॉल्यूम होता है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस आउटलुक होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने खुद के वेयर हाउस बना लेते हैं। तो उन पर उनका टोटल कंट्रोल होता है। और लेकिन ये वेयर हाउसेज जो होते हैं सिर्फ एक्सक्लूसिवली उन्हीं के प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए और ऑपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो इन वेयर हाउसेज को कहते हैं प्राइवेट वेयर हाउसेज। अब इनके बेनिफिट्स भी काफ़ी होते हैं। जैसे अगर किसी ने अपना कोई पर्सनल प्राइवेट वेयर हाउस चालू किया है, तो उसका वो उस कंपनी के का अपने वेयर हाउस ऑपरेशंस पे कंट्रोल, कंप्लीटली कंट्रोल होता है। आप अपने हिसाब से इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, ऑडिट्स वगैरह अपने हिसाब से कर सकते हैं। वहाँ पे सिस्टम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो रहेंगे वो अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। और वेयर हाउस का जो इंटरनल लेआउट होता होएगा, जो कि इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपके पेरिशेबल गुड्स है तो आप कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउसेज भी रन कर सकते हैं। और अगर आपका प्रोडक्ट अगर हैवी मशीनरीज वगैरह तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड रैक्स भी यूज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से हॉरिजेंटल स्पेस कितना यूज करना वो कर सकते हैं, वर्टिकल स्पेस भी यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ और होती है कि इसमें जब आपका प्राइवेटली रन कर रही है कोई कंपनी वेयर हाउस, तो उसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि वेयर हाउस पर्सनल को बार बार एक ही कंपनी के एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स को हैंडल करना होता है, जिससे कि वो उनसे जल्द फेमिलियर हो जाते हैं और उनको पिक पैक में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। और साथ के साथ सेम कंपनी के होने की वजह से वेयर हाउस एम्प्लॉयज के पास भी प्रोजेक्शन रहता है कि इस मंथ में हम लोगों को कितना डिस्पैचेज करना है, कितने हमारे पास ऑर्डर आएंगे, तो उनका ऑर्डर फुलफिलमेंट कैपेसिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। लेकिन अब बात यह है कि अगर किसी चीज़ का बेनिफिट्स होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब अगर आपको, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको अपना प्राइवेट वेयर हाउस रन करना है, तो उसके लिए आपको को काफ़ी सारे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपको लैंड परचेज करनी है, फिर बिल्डिंग बनानी है, उसमें टेक्नोलॉजी और मेटल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज करने हैं। जैसे पैलेट ट्रैक्स आपके होंगे, पैलेट्स होंगे, बिन्स होंगी, पैकिंग मटेरियल आपको यूज मैनेज करना पड़ेगा, स्टैकर्स होंगे अगर आपको वर्टिकल स्पेस यूज करना है तो। और देन आपको स्टैकर्स के साथ साथ आपको फोर्कलिफ्ट की भी जरूरत पड़ेगी टू रन ए वेयर हाउस। ओके। और सेकंड प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लो होती है। मतलब कहने का ये है कि लाइक आपका बिजनेस चल रहा है वेल एंड गुड, अगर अचानक से आपका लकीली बिजनेस रैपिडली ग्रो कर रहा है, तो वो तो आपका तो वेयर हाउस, आपने प्राइवेट वेयर हाउस ले लिया, आप उसको स्ट्रेच तो कर नहीं सकते। तो यू नीड टू मैनेज ए अनदर वेयर हाउस वंस योर बिजनेस गॉट इंक्रीज्ड। तो उसके लिए आपको फिर बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और लकीली अगर आपका बिजनेस डाउन हो गया, तो उस केस में आपका जो वेयर हाउस का जो स्पेस है वो अनयूटिलाइज रह जाएगा, क्योंकि मटेरियल भी कम आएगा, उस रखना होगा उसमें अगर बिजनेस डाउन होगा तो। और साथ साथ जो वेयर हाउस की जो मैन पावर है उसका भी यूटिलाइजेशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आप अपना खुद का वेयर हाउस रन करते हैं, तो टोटल एक्सपेंस जो भी वेयर हाउस में होते लगे आप पे, स्टाफ एक्सपेंस हो गया, बिल्डिंग के मेंटेनेंस हो गया, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की मेंटेनेंस हो गया, वेयर हाउस का इंश्योरेंस हो गया, और अदर यूटिलिटीज लाइक सिक्योरिटी हो गया आपका, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, the other compliances bill, ऑल एंड सेफ्टी रेगुलेशंस भी आपको मेंटेन करने हैं। लाइक आपको उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, स्प्रिंकल्स होने चाहिए, सारे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे कि आपको जो मटेरियल है वो रेन, डस्ट, वाटर, मॉइस्चर, इन सब चीज़ों से सेफ रखा जा सके। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट प्राइवेट वेयर हाउस इज आइडियल फॉर बिजनेस विद हाई वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड ए स्टेबल लॉन्ग टर्म आउटलुक। यानी कि अगर आप प्राइवेट वेयर हाउस उन लोगों के लिए आइडियल होता है जिन जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जिनमें अच्छा वॉल्यूम है बिजनेस का और लॉन्ग टर्म आउटलुक है, यानी कि उनके पास ऑर्डर्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे खासे उनके पास ऑर्डर है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई कंपनी है जो सीजनल प्रोडक्ट्स में हैंडल करती है, डील करती है,
या फिर कोई स्टार्टअप्स है, उनके लिए बेटर ये रहेगा कि वो पब्लिक वेयर हाउस की तरफ जाए, क्योंकि दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, उनमें आपको इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट ज़्यादा लगानी नहीं पड़ती है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड माय। नेक्स्ट इज public warehouse. A public warehouse owned and managed by the third party and is available for the use of general public or by a company on a rental basis. It is a best option for companies that don't want to invest in building or maintain their own private facility. कहने का मतलब ये है कि पब्लिक वेयर हाउसेज वो वेयर हाउस हो सकते हैं जिनको कि कोई इंडिविजुअल भी रन कर सकता है, गवर्नमेंट भी रन कर सकती है, और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी जिनको हम 3PL लॉजिस्टिक्स कहते हैं, जिनको कि आजकल कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर भी कहा जाता है, वो रन करती हैं। इसमें कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी एक फिक्स रेंटल देने के बाद उनसे अपनी स्पेस की सर्विसेज ले सकता है। तो ये बेस्ट सूटेड उनको कंपनियों के लिए होती है जो कि अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने में सक्षम नहीं होते हैं, यानी कि दे डोंट वांट टू एंगेज देयर कैपिटल इन द स्टार्टअप कॉस्ट ऑफ द वेयर हाउस। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको जितना आपने स्पेस लिया उस स्पेस के हिसाब से आपको रेंट देना है, और अगर आप स्टोरेज से अलग कोई और सर्विस लेना है तो ही आपको उस सर्विस के पैसे देना है, अदरवाइज यू पे फॉर द स्पेस एंड दैट्स ओके, यू नीड नॉट टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट। दूसरा, इसमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। लाइक आपका बिजनेस अगर कम होता है या ज़्यादा होता है सीजनल डिमांड की वजह से कि आपको स्पेस की कम या ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो आप कर लेते हैं। लाइक आपका बिजनेस इंक्रीज हुआ तो आपको स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप अपनी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी है जिससे भी आपने वेयर हाउस लिया उसको कह सकते हो भाई, फॉर सम टाइम आई नीड सम मोर स्पेस एंड यू नीड मैनेज इट। सो आपको इजीली प्रोवाइड कर देता है। ऐसे ही आपके पास सपोज आपने 2000 स्क्वायर फीट स्पेस ली हुई है और आपका बिजनेस हो गया डाउन, तो आप उसको बोल सकते हो भाई कुछ टाइम के लिए मुझे 2000 स्क्वायर फीट स्पेस की जरूरत नहीं है, आप मुझे 500 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से चाहिए तो मुझे आप मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आपको अच्छी मिल जाती है। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ना तो आपको अपनी सिक्योरिटी सेटल करने की जरूरत है के लिए, ना आपको वहाँ पे क्लीनलीनेस की जरूरत है, ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो करेंगे। अगर कोई शॉर्ट एक्सर हो जाता है देन थ्री पार्टी 3PL कंपनी विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ना आपको बिल्डिंग में टूट फूट हो जाती है तो उसकी रिपेयर के लिए अभी आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जितने भी गवर्नमेंट रेगुलेटरी कंप्लाइंसेज हैं दैट हैज टू बी मैनेज बाय द कंपनी ओनली। आई मीन टू से कि जो इस वेयर हाउस का जो ओनर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इसके एडवांटेजेस तो देख लिया, अब डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? इसमें लैक ऑफ कंट्रोल होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो जैसे प्राइवेट वेयर हाउस में तो आप अपना डेली ऑपरेशन को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते थे, अपने हिसाब से स्टाफ को मैनेज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो वेयर हाउस का जो ओनर है, वेयर हाउस के जो प्रोटोकॉल है उसी हिसाब से आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आप कस्टमाइजेशन भी बड़े मुश्किल से मिलता है। आल्दो कुछ जो बड़ी 3PL कंपनीज हैं वो कस्टमाइजेशन भी प्रोवाइड करती है वेयर हाउसेज में, बट मोस्टली जो छोटे प्लेयर्स होते हैं वो प्रोवाइड नहीं करा पाते। उनके जो रैक्स उन्होंने लगाई है आपको वही रैक्स यूज करनी है, जो फिजिकल वेयर लेआउट उनका बना हुआ है वही करना, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। और टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउस भी हर कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं करा पाती। और थर्ड इज ये कि जो ये 3PL कंपनी होती है ये मल्टीपल कस्टमर्स का मटेरियल हैंडल करती हैं, तो उनके पास इन आउट काफ़ी होता है। तो कई बार क्या होता है कि आप लोगों को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है उनके साथ, जिससे कि डिलीवरीज वगैरह कभी कभी डिले हो जाती हैं। तो आपको ये भी कंसर्न रखना है अगर आप पब्लिक वेयर हाउस लेना चाहते हैं तो। और पब्लिक वेयर हाउस किन लोगों के लिए बेस्ट सूटेड है? पब्लिक वेयर हाउस उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि स्टार्टअप कर रहे हों या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो जो कि अपना कैपिटल को मतलब इनिशियल एक्सपेंस में नहीं टाई अप करना चाहते हैं, उनके पास पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है। और ये पब्लिक वेयर हाउस और प्राइवेट वेयर हाउस के बीच में जो भी डिफरेंसेस मैंने ऊपर डिस्कस किए, ये मैंने समराइज किए हैं नीचे एक टेबल में। आप इसको गो थ्रू करो, पढ़ो इसको और ये समझने की कोशिश करो। अगर कोई प्रॉब्लम है देन कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। और सेम टाइम पढ़ते पढ़ते भी ध्यान रखना कि चैनल को आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन भी ऑन रखना है ताकि आपको
अलग से जो भी लेसन में प्रोवाइड करूँ उनकी सबकी डिटेल आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेयर हाउस इज गवर्नमेंट वेयर हाउस। गवर्नमेंट वेयर हाउस क्या होता है? गवर्नमेंट वेयर हाउस एक्चुअली मैनेज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बॉडी। बेसिकली क्या था कि इनिशियल फेज में इन वेयर हाउसेज की जो सेटअप किया गया था, दैट वाज टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी फॉर द कंट्री। और स्पेशली ये वीट और राइस को स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। ये क्या करते थे कि करते थे कि वेयर हाउसेज में मतलब फार्मर से वीट और राइस वगैरह परचेज करते थे, उनको स्टोर करते थे, और पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे एलिजिबल पर्सन्स को। और ये भी तीन कैटेगरी में बनाए गए हैं, जैसे एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, लार्जेस्ट सेंट्रल एजेंसी है। इसका मेन मकसद होता है पीडीएस के सिस्टम के, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू मतलब बफर स्टॉक को मेंटेन करना, ताकि इमरजेंसीज में ये फूड ग्रेन्स वगैरह पीडीएस से रिलेटेड जो अंडर पॉवर्टी लाइन पर्सन रहते हैं उनको प्रोवाइड कर सके। दे आर मेनली स्टोर्ड राइस एंड व्हीट ओनली। सेम होता है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ये भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, बट ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज को भी स्पेस प्रोवाइड कराती हैं फॉर स्टोरेज के लिए। और कोई भी प्राइवेट कंपनी अपना इंडस्ट्रियल आइटम, मशीन या केमिकल उसमें रख सकती है आफ्टर पेइंग ए नॉमिनल रेंट। और ऐसे ही स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन होती है, जैसे कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन होती है। हर स्टेट की अपनी एक वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन होती है, जैसे यूपी डब्ल्यूसी उत्तर प्रदेश की है। तो इनका मेन फोकस जो होता है अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में, उसमें फार्मर्स को, प्राइवेट कंपनीज को सपोर्ट करना, उनका मटेरियल स्टोर करना, और ये आप अब उस उनसे एक नॉमिनल रेंट लेना, और इमरजेंसीज में उनको स्पेस वगैरह प्रोवाइड करना। और इनके बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो इनके जो भी गवर्नमेंट वेयर हाउसेज होते हैं, इनका जो रेंटल होता है बहुत ही अफोर्डेबल होता है, बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू पब्लिक एंड प्राइवेट वेयर हाउसेज। और सेकंड इज इनकी सेफ्टी और इंश्योरेंस इज 100% गारंटेड बाय द गवर्नमेंट, सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। और जो इनका स्टोरेज सिस्टम है दैट इज ऑल्सो वेरी साइंटिफिक। इनमें पेस्ट कंट्रोल की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, मॉइस्चर प्रिवेंशन टेक्निक्स वगैरह होती हैं। तो यहाँ पे अगर आपने अपना मटेरियल स्टोर किया तो यू शुड बी कीप इन माइंड दैट योर प्रोडक्ट इज 100% सेफ। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट वेयर हाउसेज लिया, चाहे वो CWC हो या SWC हो, तो उसके लिए अगर आपने लिया हुआ है और आपकी वहाँ पे इन्वेंट्री रखी हुई है, तो आप वहाँ पे कि जो ऑथराइज पर्सन है उससे उस मटेरियल की रिसिप्ट लेके किसी भी बैंक से, एनबीएफसी से बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे फाइनेंस प्रोवाइड कर ले सकते हैं उनसे। यानी कि आपको ये लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेयर हाउस इज बॉन्डेड वेयर हाउस। बेसिकली होता क्या है, जब भी ओवरसीज से कोई भी मटेरियल आता है, तो ऐसा तो है नहीं कि कस्टम हाउस वाले डायरेक्ट उसको मार्केट में रिलीज कर दें। होता क्या है कि जब तक कोई भी इम्पोर्टेड आइटम होता है उस पर गवर्नमेंट से रिलेटेड कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट टैक्स और अदर एप्लीकेबल टैक्सेस पेड नहीं करता है इम्पोर्टर, तब तक उसको बॉन्डेड वेयर हाउस में रखा जाता है कस्टम के द्वारा। So we can say that bonded warehouses are those warehouses where import goods are being stored prior to custom duties and other taxes by the importer of the goods paid। यानी कि बॉन्डेड वेयर हाउस वो वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे कोई भी ऐसा इम्पोर्टेड गुड्स रखा जाता है जब तक कि उसकी कस्टम ड्यूटी इम्पोर्टर के द्वारा पे नहीं कर दी जाती है, उसके बाद ही वो वहाँ से रिलीज होता है। अभी बॉन्डेड वेयर हाउस होते क्या है, ये बॉन्डेड वेयर हाउस में को मैनेज कंट्रोल करता है गवर्नमेंट एजेंसी। वैसा प्राइवेट एजेंसी भी इनको रन कर सकती है, लेकिन अगर प्राइवेट एजेंसी को रन करना है तो उनको गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ता है टू रन ए प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस इन इंडिया। और इन बोथ द केसेस, चाहे वो बॉन्डेड वेयर हाउस गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है या प्राइवेट एजेंसी के द्वारा चलाया जा रहा है, इस पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन होता है कस्टम अथॉरिटीज का अबाउट देयर ऑपरेशन एंड फंक्शनिंग। एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन, या तो सी पोर्ट के पास में मिलेंगे आपको ये मोस्टली, या फिर एयरपोर्ट के आपको पास में मिलेंगे। और ऑल्दो गुड्स कैन बी रिलीज फ्रॉम बॉन्डेड वेयर हाउस टू इम्पोर्टर। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो बॉन्डेड वेयर हाउस में मटेरियल तो इम्पोर्टेड गुड्स रखा जाता है, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टर को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कि आपने अगर ड्यूटी पे नहीं की तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको उसमें से कुछ मटेरियल निकालना है
तो उसी प्रोपोर्शन में आप उसकी ड्यूटी पे करके मटेरियल को आप अपने अंडर में ले सकते हो, आप वहां से रिलीज करा सकते हो। और अगर आपने ड्यूटी नहीं की, आप गुड्स को चेक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप गुड्स की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग सब कुछ कर सकते हो। और पार्ट ड्यूटी पेमेंट करके, जैसे मैंने बताया, आप मटेरियल वो ले ही सकते हो। और अगर आपको फाइनेंस की, लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो बॉन्डेड वेयर हाउस की जो अथॉरिटीज होती है, आप उससे उसकी मटेरियल की रिसिप्ट लेकर उसे एज ए कोलेटरल बैंक के पास जमा करके आप लोन भी ले सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट वेयर हाउस इज कोऑपरेटिव वेयर हाउस। बेसिकली कोऑपरेटिव वेयर हाउस क्या होता है कि जो सोसाइटीज होती है ना, वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, वो तो अपने आप उस वेयर हाउसेज को कंट्रोल और ओन करती है। इनका प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि जो सोसाइटीज के रिलेटेड जो मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि स्मॉल स्केल ट्रेडर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, उनको स्पेस प्रोवाइड करना बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। वी कैन से दैट दीज आर द वेरी इकोनॉमिकल स्पेसेज फॉर द सोसाइटी मेंबर्स। ठीक है। Then we have another type of warehouse, that is institution warehouse. Institution warehouses are managed, owned and controlled by different institutions on account of nature of their operation. बेसिकली क्या होता है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो कि अपने पर्सनल ऑपरेशन के लिए कुछ स्टोरेज स्पेस लेते हैं, जिसको कि रखते हैं अपने पास, जिसको कि इंस्टीट्यूशनल वेयरहाउस कहते हैं। जैसे कि बैंक्स होते हैं। बैंक जब किसी को लोन देते हैं तो उसके कोलेटरल में जो भी उनको मिलता है, डॉक्यूमेंट्स हो या प्रॉपर्टी के पेपर हो या फिर गोल्ड वगैरह हो, तो इसको स्टोर करने के लिए एक स्पेस डिफाइन करते हैं। बैंकों के लिए वो कहला जाता है बैंकों का वेयर हाउसेस, बैंक्स के लिए। और ऐसे क्या होता है कि रेलवे ट्रांसपोर्टर होते हैं, जैसे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सपोज करो कल किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू कलकत्ता से मटेरियल आया है दिल्ली, और दिल्ली में 10 पार्टी का मटेरियल है। तो जब कलकत्ता से मटेरियल आएगा तो दिल्ली में वो एक अपना एक गोडाउन बनाएंगे, जिसको कि ट्रांसपोर्टर की लैंग्वेज में ट्रांजिट वेयर हाउस भी कहते हैं। वो उसमें स्टोर करते हैं, फिर वहां से सेग्रीगेट करके छोटी छोटी व्हीकल में मटेरियल अलग अलग कस्टमर्स को सप्लाई होता है। और सेम कंडीशन रेलवेज की भी होती है। और जैसे कि रेलवेज कह लो या ट्रांसपोर्टर्स कह लो, अब दिल्ली से 10 पार्ट मटेरियल 10 पार्टियों का इकट्ठा हुआ है, और सारा मटेरियल कलकत्ता जाना है। तो जब तक उनकी गाड़ी का एफटीएल का मटेरियल नहीं हो जाता, वो सारे मटेरियल को कंपाइल करते हैं गोडाउन में, और फिर वहां से एक सिंगल गाड़ी में जाता है मटेरियल कलकत्ता, वहाँ पे स्टोर होगा, फिर वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को वो मटेरियल लोकली डिलीवर कराते हैं छोटी गाड़ियों से। तो ये कहलाते हैं ट्रांसपोर्टर और रेलवेज के इंस्टीट्यूशनल वेयर हाउसेज। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट वेयर हाउस इज कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज। बेसिकली ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउस होते हैं। इनको डिजाइन किया गया है पेरिसेबल गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए। इनको कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज भी कहते हैं। इनमें सारी फैसिलिटीज होती है कि किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उसी के हिसाब से वो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। और इनके लिए इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये किसी भी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं। और स्पेशली उन आइटम्स की जो कि हीट और ह्यूमिडिटी के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। अब पेरिसेबल गुड्स में आप देख लो, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मीट्स हैं, इनको रखना पड़ता है। ड्राई प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं। अब ये काम कैसे करते हैं कोल्ड वेयर हाउसेज, स्टोरेज? तो इसके लिए क्या करते हैं, जो टेम्परेचर होता है उसको हम फिक्स कर देते हैं। मतलब जैसे कुछ सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, जो कि चिलिंग एनवायरनमेंट चाहिए, जो मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री से ऊपर, जो थोड़ा सा ऊपर जो होता है, मतलब वो चिल्ड होता है लेकिन फ्रीजर नहीं होता। उनके लिए इन आइटम की जरूरत होती है। इन आइटमों के लिए उस लेवल की ज़रूरत होती है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल, जैसे फ्रूट्स हैं जो कि ड्राइड आउट ना हो जाए, उनका ओरिजिनल टेक्सचर लूज ना हो जाए, उसके लिए भी टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउसेज की ज़रूरत होती है। और इनके बेनिफिट्स क्या है? इनके सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स तो ये है कि ये किसी भी आइटम को डिके नहीं होने देते, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, उसका जो ओरिजिनल टेक्सचर है उसको मेंटेन करके रखते हैं, और हफ्तों नहीं महीनों तक मेंटेन करके रखते हैं। और सेकंड ये है कि बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर आया है टाइम पर ही प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, लेकिन जरूरत उनकी पूरे साल पड़ती है। तो कोल्ड वेयर हाउसेज ने मतलब ह्यूमन लाइफ को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है कि आप मतलब कोई भी आइटम आप पूरे साल यूज कर सकते हो। जैसे एप्पल है, एप्पल आप सारे साल यूज कर सकते हो, क्योंकि उसको कोल्ड स्टोरेज में रख के सेफ रखा जाता है। मटर हो गई आपके, उसको भी आप यूज कर सकते हो। और रेगुलर सप्लाई आपकी फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, भले ही उनका सीजन ना हो, लेकिन आप
थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके आप थ्रू आउट देयर उनका बेनिफिट ले सकते हो, उनको यूज कर सकते हो। ओके। ओके।